Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of April 2019. तो 22 अप्रैल 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. And before we start, these are the questions for you today. The first question is: basic education advocated by Gandhi ji in Wardha Congress is related with A option is compulsory elementary education, B social irrelevance of education to society, C demand of separate institutions for minorities, या D compulsory military training for every student. Question number 2 is Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes is managed by. Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes is managed by. Options are A Asian Development Bank, B International Monetary Fund, C United Nations Environment Program, या D World Bank. Question number 3 is consider the following statements. The Constitution of India provides that, statement 1 is saying that the Legislative Assembly of each state shall consist of not more than 450 members chosen by direct elections from territorial constituencies in the state. Second statement is saying that a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of the state if he or she is less than 25 years of age. तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 only, 2 only, both या none? You have to tell me that. Okay. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now those who want to get the current affairs PDF, they can get it from the links given in the description and comment section below. जिनको लगता है उनका करंट अफेयर्स वीक रह गया है, उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है सही से, तो सारे मंथ की PDF हमने अपलोड कर दी है इन आवर वेबसाइट. यू कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन. तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है. इंग्लिश मीडियम के लिए है, इंग्लिश में ही बुक्स हैं सारी. ओके, सो दैट इज द थिंग एंड दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर प्री एज वेल एज मेंस. उसमें प्री और मेंस दोनों का ही कंटेंट आपको मिल जाएगा. एडिटोरियल्स के साथ है सारे. PIB का भी हमने पूरा कंपाइलेशन अपलोड किया है, तो यू कैन get it from the links. Let's start with the news analysis part, friends. The first news: serial blast across Sri Lanka, claimed 200, several injured. तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा हादसा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने लाइन अप करके वहाँ पे एक होटल में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किए श्रीलंका में ऑन द ओकेजन ऑफ ईस्टर सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पे. एंड इन दैट मैनी पीपल हैव बीन किल्ड. 200 मोर देन 200 पीपल हैव बीन किल्ड. एंड वी ऑल शुड प्रेज ताकि वहाँ की जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने ये लॉस झेला है, दे कैन फेस दिस टाइम. हमको सबको पता है कि ये दुख बहुत ज़्यादा है ना. तो हम कोई नहीं बोल सकते कि हम फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वी कैन प्रे कि वो लोग इस चीज़ को एटलीस्ट झेल पाएँ, इस चीज़ को एटलीस्ट सह पाएँ. ओके, वी ऑल शुड प्रे टू द गॉड कि वो उनको इतनी स्ट्रेंथ दे एटलीस्ट. ओके, एंड जो ये अटैक हुआ ये ईस्टर सेलिब्रेशन के टाइम पे हुआ. अब कुछ जगहें हैं जहाँ पे श्रीलंका की, वो देख लेते हैं. यहाँ पे नाम है उनके, पूछ सकता है एग्जाम में. बत्ती कालुआ एक प्लेस है. बट्टी कालुआ इज अ प्लेस इन श्रीलंका. निगोम्बो इज अ प्लेस इन श्रीलंका. कोलंबो एंड देहीवाला. रिमेंबर दीज प्लेसेस. ओके, एंड कोलंबो आप सबको पता है कि श्रीलंकन कैपिटल है. श्रीलंकन कैपिटल इज कोलंबो. एंड ये आपसे अगर पूछे कि दूसरी प्लेसेस के बारे में तो आपको पता होना चाहिए. बट्टी कालुआ, निगोम्बो, कोलंबो एंड देहीवाला. दीज आर द प्लेसेस इन श्रीलंका, है ना, याद रखना. ईस्टर क्या होता है? बेसिकली ईस्टर सेलिब्रेशन क्या होता है? ईस्टर देखो एक जो क्रिश्चियन मान्यता है, क्रिश्चियन मान्यता के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसा जब क्रूसिफिकेशन हुआ जीसस का, उसके तीसरे दिन बाद वो ही हैज़ रिसरेक्टेड फ्रॉम द डेड. ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज रिसरेक्टेड फ्रॉम द डेड आफ्टर द, मतलब ऑन द थर्ड डे आफ्टर द क्रूसिफिकेशन. तो इसी को ईस्टर बोला जाता है. इसको रिसरेक्शन संडे भी कहा जाता है. तो इट इज़ नोन एज क्रूसिफिकेशन, रिसरेक्शन संडे. एंड क्रूसिफिकेशन के 3 दिन बाद वो ऐसा रिसरेक्ट हो गए थे. दिस इज द क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन मान्यता है ना. तो अपने को आगे बढ़ना है इससे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. स्टूडेंट सुसाइड्स अ फेलियर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. अब ऐसा कहा है स्टूडेंट सुसाइड्स के ऊपर एक रिपोर्ट आई है बेसिकली, एंड वहाँ पे बताया गया कि जो स्टूडेंट सुसाइड्स हो रहे हैं वो मोस्टली इमोशनल इंटेलिजेंस के फेलियर के कारण हो रहे हैं. कुछ और रीजंस भी दिए हैं, देख लेते हैं पहले. फेलियर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. ओवर यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स. देखो, ओवर यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है. क्यों? क्योंकि इससे लोग जो है वो डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं. देखो, स्मार्टफोन्स ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग अपने माँ बाप से बात नहीं करते, अपनी फैमिली से बात नहीं करते, फ्रेंड्स सबसे दूर होते जाते हैं बेसिकली. और इस कारण से क्या होता है कि वो अपनी बातें, अपने दुख किसी से साझा या शेयर नहीं कर पाते. सो व्हाट इज़ द, क्या होता है इसके बाद, क्या होता है इसके प्रॉब्लम क्या होती है इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो इस तरह से काम करते हैं तो वो डिप्रेस हो जाएंगे. वो हमेशा टेक्नोलॉजीज़ में ही घुसे रहेंगे, ना कि
रियल ह्यूमन बीइंग से, हम लोगों से बात करेंगे, तो दैट इज़ द थिंग। देन आपका डिज़ायर ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट्स, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए सबको। सबको लगता है कि बस 2 मिनट की मैगी है सफलता। सफलता इज़ नॉट अ 2 मिनट मैगी, ये 2 मिनट मैगी नहीं है कि आप 2 मिनट में बना ली। इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस, परसीवरेंस और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आपको वो करते रहना है। यू हैव टू वर्क हार्डर एंड हार्डर इन लाइफ टू अचीव समथिंग गुड, समथिंग वर्थ, है ना। कुछ वर्थ पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड वो चीज़ है कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होते। आपने पढ़ाई पूरी की नहीं, तैयारी सही से की नहीं, और आपको यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए, या कोई भी एग्जाम, यूपीएससी नहीं, आपको कुछ भी किसी में भी सिलेक्शन चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जो प्यून और क्लर्क और इस तरह के एग्जाम भी निकालते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हर लेवल पे मेहनत है इस समय, है ना, कंपटीशन है। एंड लैक ऑफ रोल मॉडल्स इन लाइफ, तो लैक ऑफ रोल मॉडल्स काफ़ी आप देख सकते हैं आजकल की। लोगों से पूछो आप किससे इंस्पायर्ड हैं, तो वो नहीं दे पाएंगे इस चीज़ का आंसर। मतलब वो ये भी नहीं बोल पाएंगे अपने माँ बाप से इंस्पायर्ड। अब देखो, हर व्यक्ति अब जानता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, ये सब करते हैं। एटलीस्ट आप उन्हीं की लाइफ से इंस्पायर हो सकते हैं। बट नहीं, लोग आजकल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ में घुसे हुए हैं, इतना ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया और इन सब का चलन चल गया है कि लोगों के पास ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं है। दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर ओन लाइफ। आप खुद की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है, ना। और किया धरा कुछ नहीं, और अब इंस्पायर्ड खुद ही से है। मतलब बोलते हैं कि यार मैंने अपने जैसे इंसान नहीं देखा, आई एम माई फेवरेट। ये एक सेंटेंस बहुत चलता है, आई एम माई फेवरेट। ये सब फालतू बातें हैं, इस पर ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए ना। आई एम माई फेवरेट वाला जो स्टेटमेंट है, ये सब सिनेमा जब तक इस देश में रहेगा तो ऐसा ही होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं सोचनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल कहीं ना कहीं से तो आप इंस्पायर्ड हो गए ना। आपने किया क्या है कि आप खुद से इंस्पायर्ड, आपका फेवरेट आप खुद हो, ये क्या बात होती है। एनआईए अरेस्ट एफएसएल रिपोर्ट क्रूशल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे एनआईए के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ सेंट्रल एजेंसी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। याद रखिएगा, एनआईए इट्स अ सेंट्रल एजेंसी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया एंड एजेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस विद इनैक्टमेंट ऑफ एनआईए एक्ट 2008। ओके, 2008 के एनआईए एक्ट से ये एजेंसी बनती है। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रिमेंबर दैट इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस समय वाईसी मोदी जो है इसके चेयरमैन है। 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद एनआईए को बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम की तरफ। पता नहीं ये कबूतर क्यों परेशान है इंटर करने के लिए रूम में, वेट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। आगे की तरफ मूव करते हैं। रायथू बंधु इज नॉट अ क्योर ऑल। रायथू बंधु क्योर नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे 2 स्कीम्स के बारे में अपन देख लेंगे। एक तो रायथू बंधु, तो रायथू बंधु बेसिकली जो स्कीम है वो आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है। तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है टू सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। ओके, फार्मर्स के लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए रायथू बंधु है। इट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम फॉर फार्मर्स टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया। इसमें क्या हुआ था, बेसिकली एक डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई थी, ट्वाइस एवरी ईयर, दो बार 2 किश्तों में देने की बात की गई थी। डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई थी ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन, उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। अब इसमें क्या है कि बेसिकली फार्मर्स को इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया जाएगा 8,000 पर एकड़ का, 8,000 रुपीज़ पर एकड़ एवरी ईयर। मतलब 4,000 की 2 अलग अलग किश्तें बांधी गई थी, और 8,000 पर एकड़ एवरी ईयर, ये याद रखिएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम जो इसमें दी गई है। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देन टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट क्रॉप लॉस। जो इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट क्रॉप लॉस। अब बेसिकली आपको पता है कि जो स्कीम आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसने किसको रिप्लेस किया, उसने रिप्लेस किया 2 स्कीम्स को। एक थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, और दूसरी थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम MNAIS। ओके, तो इन दोनों स्कीम्स को इसने हटाया था, मतलब इन दोनों स्कीम्स को इसने रिप्लेस किया था। बेसिकली इसमें आप सबको पता है कि खरीफ, रबी और कमर्शियल क्रॉप्स को कवर करता है ये। खरीफ के केस में 2% का इंश्योरेंस वो है, और रबी के केस में केवल 1.5% है, और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो केवल 5% का है। तो ये भी आप सबको पता है, ये तीनों आपको रेट्स पता होंगे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इसमें कवर्ड रहते हैं, याद रखिएगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कवर करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। लेकिन अभी रिपोर्ट आई थी जब, तो उसमें बिल्कुल किस तरीके से हमने देखा था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है केवल उनको फ़ायदा हुआ है, किसानों को तो कुछ फ़ायदा पहुंचा ही नहीं है बेसिकली, है ना।
और इस स्कीम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बोला गया कि द स्कीम प्रपोजेज मैंडेटरी यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग स्मार्टफोन्स ड्रोन्स फॉर क्विक एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप लॉस। तो मैंडेटरी यूज करना था रिमोट सेंसिंग का, स्मार्टफोन्स का, ड्रोन्स का, इन सब का यूज करना था। एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स विल बी फास्टेंड फॉर द फुल सम एश्योर्ड। और इसमें कोई कैपिंग नहीं थी, देयर विल बी नो कैप ऑन द प्रीमियम, मतलब अगर 90% भी गवर्नमेंट को देना है तो वो गवर्नमेंट पूरा देगा, प्रीमियम में कोई कैपिंग नहीं है, तो ये याद रखेगा। And it is open to all the farmers. This is mandatory for farmers availing crop loans for notified crops in notified areas. It is optional for non-loany farmers. ये सब याद रखेगा। और 1.52%, 5% तो हमको पता ही है कि रबी के लिए 1.5 है, खरीफ के लिए 2 है, और जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए 5% है। कैसे याद रखेंगे, देखो मैं बहुत ईजिली आपको ट्रिक बता देता हूँ। कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 1.5 किसका है, 2 किसका है। देखो रबी नाम छोटा सा नाम है ना, रबी, तो 1.5 सबसे छोटा, खरीफ उससे बड़ा है तो 2%, और कमर्शियल हॉर्टिकल्चर सबसे बड़ा है तो 5%। बस आपको ऑर्डर याद रखना है कि जो लेंथ ऑफ वर्ड है उसके अकॉर्डिंग है। सबसे छोटा रबी तो 1.5, उससे बड़ा खरीफ तो 2, और सबसे बड़ा कमर्शियल हॉर्टिकल्चर तो 5। तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना, देयर इज नो अपर कैप, ये भी याद रखेगा। राइथू बंधु ये हो गई। और हमको वो कालिया योजना याद रखनी है, उड़ीसा वाली कालिया योजना जो है उड़ीसा की है, उसमें बहुत अच्छी स्कीम है। वर्ल्ड अर्थ डे, यहाँ पे अर्थ डे की बात चली तो वर्ल्ड अर्थ डे आप सबको पता है 22 अप्रैल को होता है, वाटर डे होता है 22 मार्च को, और बायोडाइवर्सिटी डे होता है 22 मई को, और इन्वायरमेंट डे होता है 5 जून को, स्पैरो डे होता है 20th को, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट होता है 21 मार्च को, 20th मार्च था वो, याद रखेगा, स्पैरो डे है ना। तो ये सारे याद रखिएगा, दीज आर द डेज वेरी इंपॉर्टेंट। सबरीमाला के बारे में बताते हैं। सबरीमाला आप सबको पता है इट्स अ टेम्पल, लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, पेरियार टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। पंबा रिवर आती है, पेरियार टाइगर रिजर्व आता है, पंबा रिवर आती है। एंड ये आपका पठान महिटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला आता है। द फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड ऑन द 18 हिल्स, इट इज लोकेटेड इन द 18 हिल्स, ये आपको याद रखना है। और ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं। अ प्राइवेट इनिशिएटिव इन द डिफेंस सेक्टर अंडर मेक इन इंडिया, एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है L&T, आपको पता है, इट हैज रोल्ड आउट 50 वॉरशिप्स एंड वेसल्स सो फार, अब याद रखिएगा। एंड इट हैज बिकेम द ओनली प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू रोल आउट 50 वॉरशिप्स एंड द लेटेस्ट वेसल इज नाउ बेस्ड इन द सिटी। तो 50 वॉरशिप से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर चुका है L&T, और अब जो नया लेटेस्ट इंक्लूड कर रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ICGS वीरा। ICGS वीरा जो है ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल है, ICGS वीरा ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल। इट इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ की रोल इन द मैरीन एंड कोस्टल प्रोटेक्शन। ओके, मैरीन और कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए ICGS वीरा, ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाएगा, और ये L&T ने बनाया है। L&T हैज़ बिकेम द ओनली प्राइवेट कंपनी टू रोल आउट 50 वॉरशिप्स इन इंडिया। 50 वॉरशिप से ज़्यादा ये रोल आउट कर चुका है। ICGS वीरा जो है वो लेटेस्ट है। और इंडियन कोस्ट गार्ड इज द यंगेस्ट ऑफ द फोर्सेज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। याद रखेगा, जो मिनिस्ट्री आती है इंडियन कोस्ट गार्ड की वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि होम मिनिस्ट्री आती है या शिपिंग मिनिस्ट्री आती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है ये। ओके, याद रखिएगा। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल ICGS वीरा। इट्स टाइम टू स्टैंड विद द जुडिशरी, शेज अरुण जेटली। तो जुडिशरी में जिस तरह से एलिगेशंस लगे हैं, अभी रंजन गोगोई जो कि 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। तो अरुण जेटली का कहना है कि कभी हमको इस तरीके से एक्यूज अगर कोई करता है चीफ जस्टिस को, तो हमको डायरेक्टली उस पर, जब तक कि वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक हमको उसको बिल्कुल हवा नहीं देनी चाहिए इन बातों को, क्योंकि जुडिशरी है, जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ना। ये सारी चीज़ें याद रखेगा। Medicine labels in regional language. Now, in order to counter the fake, substandard and expired drugs, counter fake और expired drugs को रोकने के लिए क्या मिनिस्ट्री ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने अभी रिसेंटली ये नोटिफिकेशन ये निकाला है कि अब जो है वो सारी चीज़ें रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखी जाएंगी। जो टैबलेट्स होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं, उसमें रीजनल लैंग्वेज में भी आपको लिखना पड़ेगा अबाउट द एक्सपायरी डेट एंड ऑल। ओके, ये सारी चीज़ आपको रीजनल लैंग्वेज में भी बताना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ दिस मूव, क्या ज़रूरत है, क्या होता है कि सब लोग से इंग्लिश नहीं बनती, एवरीवन डज नॉट नो इंग्लिश या एवरीवन डज नॉट नो एनी वन स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो क्या होता था इसके कारण कि कई बार एक्सपायर्ड ड्रग्स और इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा बिक्री हो जाती थी, लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना के दे दिया जाता था। इन ऑर्डर टू काउंटर ऑल दोज थिंग्स, अब रीजनल लैंग्वेजेस का भी यूज़ किया जाएगा, जो वर्नैकुलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी जगह सिर्फ बंगाली आती है, किसी जगह सिर्फ मराठी आती है, वहाँ की प्रॉपर मलयालम आती है, तो दैट लैंग्वेज विल बी इंक्लूडेड इन द प्रिस्क्रिप्शन, या दैट लैंग्वेज विल बी इंक्लूडेड इन द पैकेट ऑफ दैट टैबलेट एंड ऑल।
तो इससे क्या होगा कि बेसिकली जो फेक काउंटर सब स्टैंडर्ड या इस तरह की कोई एक्सपायर्ड ड्रग्स किसी को थमाने की कोशिश करेगा तो वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी, है ना। बेसिकली ये बोला जाता है वो DTAB यानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा बोला जाता है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आप सबको पता है कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा हायर बॉडी है, ओके, एंड it is the highest statutory decision making body on technical matters. So technical matters and drugs से related उसकी highest decision making body है ये, and it is constituted as per the Drugs and Cosmetics Act 1940. कैसे बनी है ये? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत बनी है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO. इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल. इन द फर्स्ट ईस्ट एशियन बर्ड्स मेक अंडमान स्टॉप ओवर. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में स्टॉप ओवर किया है कुछ बर्ड्स ने. उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है हॉर्सफील्ड ब्रॉन्ज कुकू. ओके, हॉर्सफील्ड ब्रॉन्ज कुकू. इट इज़ अ नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी. तो हॉर्सफील्ड ब्रॉन्ज कुकू जो है वो नेटिव है कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी की. यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि हॉर्सफील्ड ब्रॉन्ज कुकू इज़ अ नेटिव ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस तरीके से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा. हॉर्सफील्ड ब्रॉन्ज कुकू जो है नेटिव है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी की. ओके, यू कैन सी यहाँ पे फोटोग्राफ्स लिखी हैं किन किन बर्ड्स का जो स्टॉप ओवर हुआ है. वो है हॉर्सफील्ड ब्रॉन्ज कुकू, जावन पॉन्ड हेरॉन एंड जैपीज फ्लाई कैचर. ओके, जैपीज फ्लाई कैचर, जावन पॉन्ड हेरॉन, ये सारे बर्ड्स याद रखिएगा. अब यहाँ पे एक प्लेस का नाम है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे, EAAF, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे. बेसिकली ये रूट है जो कि बर्ड्स फॉलो करती हैं, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे. तो ये एक्सटेंड करता है आर्कटिक रशिया से एंड नॉर्थ अमेरिका से टू द साउथ ऑस्ट्रेलियन बाउंड्रीज. इसको हम बोलेंगे ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे. ओके, याद रखिएगा. और यहाँ पे बहुत सारे ईस्ट एशियन रीजन्स कवर्ड रहते हैं. इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी आता है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस EAAF. यह भी याद रखिएगा, है ना. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बता दें, विद जस्ट अबाउट 0.25% ऑफ कंट्रीज लैंड मास, इट इज़ होम टू अबाउट 350 स्पीशीज ऑफ एक्जॉटिक बर्ड्स. 350 से ज़्यादा एक्जॉटिक बर्ड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी याद रखिएगा. एडिटोरियल्स पे आते हैं. इन हिज ओन केस, इन हिज ओन कॉज. बेसिकली जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है कि हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डेल्ट विद द सेक्सुअल हैरासमेंट एलिगेशंस मेड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस. देखो क्या चीज़ें कि सुप्रीम कोर्ट में जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, क्या नहीं करना चाहिए था. पहला, सुप्रीम कोर्ट की जो CJI हैं, ही शुड नॉट हैव हेडेड द बेंच. अब इन्हीं का केस है और यही हेड कर रहे हैं बेंच को, तो ही शुड नॉट हैव हेडेड द बेंच, एंड अ पर्सन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन केस. इन एक अपने ही केस में आप जज नहीं हो सकती. ये तो जुडिशरी का बेसिक प्रिंसिपल है, आपने उसको कैसे इग्नोर कर दिया. देन द कोर्ट शुड नॉट हैव मेड ऑन स्लॉट ऑन द कंप्लेनेंट्स क्रेडिबिलिटी. सीधे ऑन स्लॉट किया कंप्लेनेंट्स क्रेडिबिलिटी का, एंड द रेफरेंस शुड नॉट हैव बीन मेड टू हर एलिज्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड व्हेन शी वाज नॉट अ पार्टी ऑफ द proceedings. तीसरा है, editorial suggests that there are other mechanisms to deal with such cases. Supreme Court should form the independent committee to inquire into the matter. Supreme Court को क्या करना चाहिए था कि इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी चाहिए थी, एक इंटरनल कमेटी बनानी चाहिए थी, और फिर एक रिपोर्ट निकालनी चाहिए थी, उसके बाद कुछ करना चाहिए था. लेकिन उन्होंने डायरेक्टली क्या किया कि बेंच बना दी, उस बेंच को खुद हेड कर रहे हैं वही जिसके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं. दैट इज़ नॉट फेयर. अगला आर्टिकल है बीइंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. ये आर्टिकल बोलता है इलेक्शन क्या जो 2019 में हो रहे हैं, हाउ फेयर दे आर. दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल. और एक आज और बहुत प्यारा आर्टिकल जो अगले पेज में आएगा हम बताएंगे. लीड आर्टिकल ये है, इलेक्शंस कितने फेयर हैं. पहला इशू जो ऑथर ने उठाया वो है मनी पावर का. अगर हम मनी पावर देखें तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वोटर्स को, मनी एंड मसल पावर. द फर्स्ट 2 phases ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑफ 2019, अगर हम केवल 2 फेज देखें जनरल इलेक्शन 2019 के, उन 2 फेजेस का जो पैसा है वो 9 फेजेस से ज़्यादा है 2014 के. जबकि 2014 अभी तक की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शंस था. फिर भी केवल 2 फेज अगर आप 2019 के इलेक्शन के देख लीजिए, वो 9 फेजेस से ज़्यादा पैसा खर्च कर चुका है. तो ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा
एंड दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, उन्होंने कहना है। तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा अगर मनी है तो फिर क्या हुआ उस स्टैट्यूटरी सीलिंग का जो 70 लाख की हर कैंडिडेट के ऊपर लगाई गई है। व्हेन द इलेक्शन कमीशन सेज दैट देयर इज अ स्टैट्यूटरी सीलिंग ऑफ 70 लाख पर कैंडिडेट इन ईच लोकसभा इलेक्शन, तो फिर क्या हुआ इस सीलिंग का? अगर इतना पैसा आपको खर्च करना है, किस तरीके से इतना पैसा बढ़ता क्यों जा रहा है हर बार, है ना, अगर 70 लाख ही लिमिट है तो। थर्ड इशू जो रेज किया गया है वो ये है ट्रांसपेरेंसी का, कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्ट एंड स्पेंड देयर फंड। जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये सारी चीजें थी, इलेक्टोरल बॉन्ड हैज मेड द सेंट्रल सिस्टम मोर ओपेक। वेरी गुड आर्टिकल, इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, है ना। फोर्थ इशू जो ऑथर ने किया है वो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। क्रिमिनल केसेस के साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एग्जाम्पल साध्वी प्रज्ञा, है ना, तो उसका एग्जाम्पल ही देख लीजिए आप। तो फिफ्थ इशू जो और जो रेस किया वो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस का। इतना ज़्यादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन, फिर उसके बाद मना करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने तो उसके बाद भी मना किया, मतलब अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स थे फिर भी वो गए प्रचार करने। सो क्या इज्जत है, क्या एक तरह से कहना चाहिए क्या औकात रह गई फिर आपकी, है ना। सिंपल सी बात है कि आप किस काहे के लिए इतना रेगुलेटरी बॉडी और क्या बोल रहे हो कि हम कंडक्ट करा रहे हैं, जब आपकी कोई सुनता ही नहीं है। कोई आपकी सुने तब तो आप कोई मतलब है उसका। एंड केवल 2 पार्टीज हैं जो कि बीजेडी टीएमसी हैं जिन्होंने फील्डिंग की है 33% वुमेन कैंडिडेट्स की। अदर देन दैट कोई पार्टी नहीं है जिसने 33% की बात आगे बढ़ाई हो। ओके, वर्कर्स एंड रेफ्यूजीज आर नॉट क्रिमिनल्स। बेसिकली आर्टिकल है कि इंटरनेशनल और इंटर रीजनल जो वर्कर्स होते हैं उनको क्रिमिनल्स नहीं मानना चाहिए। बेसिकली ये लिखा गया है अमेरिका के रेफरेंस में, जहां मैक्सिको से आने वाले लोगों को क्रिमिनल्स माना जाता है। तो मैक्सिको से जो भी आता है काम करने के लिए, जो भी माइग्रेंट है, उसको क्रिमिनल नहीं समझना चाहिए। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे काम किए हैं। वॉल बनाने की बात कर रहे थे और कि हम उनको रोक लेंगे, ऐसी वॉल बनाएंगे, है ना। तो यूजुअली दे आर लॉ अबाइडिंग पीपल। तो इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि कोई आपके कंट्री में काम करने आ रहा है तो टेररिस्ट नहीं है, ना आपके अंदर इतने हीरे जड़े हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है एक्सप्रोप्रिएशन इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन, नाउ दिस आर्टिकल इज समथिंग वेरी गुड आर्टिकल। ओके, तो ये बहुत दिनों बाद एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा मैंने जिसको पूरा बताने का मन कर रहा है। एंड ये वही वाला आर्टिकल है कि आंसू आ जाने वाला आर्टिकल, है ना। तो दिस इज द आर्टिकल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे हाईलाइट किया है बेसिकली आर्टिकल में कि इंडिया का जो ड्राफ्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्रिटिसिज्म करेंगे बहुत प्यारे तरीके से। इसमें बहुत सारे पॉइंट और बहुत अच्छा, मतलब कंप्लीट आंसर। देखो, आंसू आने का मतलब ये कि कंप्लीट आंसर आपको मिल जाए, आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो ये क्रिटिसिज्म में कंप्लीट आंसर है आपका, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, यहाँ बेसिकली पहली चीज़ जो ऑथर कह रहा है वो ये है कि ये कॉलोनियल गवर्नमेंट से भी एक कदम आगे चले गए हम लोग इस बार। मतलब अगर हम देखें तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 का आया था वो कॉलोनियल टाइम्स में आया था और वो ब्रिटिशर्स के चीज़ों को पूरा करने के लिए आया था। बट अभी जो 2019 में आया है ड्राफ्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये उनसे भी एक कदम आगे चले गए हम लोग, है ना। और हमारा जो बेसिक टारगेट था वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, आदिवासीज और ये सब लोग हो गए जो कम्युनिटीज़ वहाँ रिसाइड कर रही हैं। कैसे? Now the forest department will be able to enforce the property rights of the government to the forest. याद रखिएगा, at the exclusion of आदिवासीज dwelling there. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो रहेगा वो इन्फोर्स कर सकता है प्रॉपर्टी राइट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो इन्फोर्स कर सकता है, मतलब बाय यूज ऑफ फोर्स वो कर सकता है कि वहां पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी राइट्स है एंड दैट कैन एक्सक्लूड द आदिवासीज ड्वेलिंग देयर। ओके, याद रखिएगा। प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं। नाउ दे कैन डू प्रिवेंटिव अरेस्ट इन द फॉरेस्ट एरिया। आप देख रहे हो, आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं। सर्टेन ऑफेंसेस विल बी मेड नॉन अवेलेबल। कुछ ऑफेंसेस को आप नॉन अवेलेबल बना देंगे यहाँ पे आदिवासीज और इस तरह के फॉरेस्ट डीलर जिनका कोई सोसाइटी से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं, उन लोगों के अगेंस्ट, है ना। फिर द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज रिवर्स्ड, मतलब अब उनको गिल्टी माना जाएगा अंटिल प्रूवन इनोसेंट बोला जाएगा, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंस। देन अलेज्ड इनक्रोचर्स कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के ही अलेज्ड इनक्रोचर्स को अरेस्ट किया जा सकता है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स विल बी गिवन अथॉरिटी टू यूज आर्म्स अगेंस्ट द ट्राइबल्स फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। तो लॉ के वायलेशन के अगेंस्ट वो आर्म्स भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की फ्रीडम दी गई है। एंड द फॉरेस्ट विल नॉट बी लिमिटेड टू लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, याद रखिएगा। एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड एनी फ्लोरा कंसिडर्ड फॉरेस्ट। सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो लैंड ओन कर रही है वही फॉरेस्ट एरिया है, कोई भी फ्लोरा, एनी फ्लोरा, जहां पे भी फ्लोरा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा फॉरेस्ट ही। ये 1996 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने दिया था जिसने एक्सपैंड कर दी थी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को, और उसी डेफिनेशन को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड डेफिनेशन है और बहुत ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा, मतलब अब हर जगह एक तरीके से गवर्नमेंट ने अपने पंजे फैला दिए हैं। ओके,
Now the central government will be able to change the classification from unprotected to reserved or protected. सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी कि वो कोई भी क्लासिफिकेशन चेंज कर सकती है. अगर कोई अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है तो उसको रिजर्व फॉरेस्ट बना देगी, अनप्रोटेक्टेड है तो उसको प्रोटेक्टेड बना देगी. ओके, ये सब चीज़ें याद रखिएगा. एंड जो अर्स्टवाइल लैंड ओनर्स रहेंगे उनको पीनल प्रोविजंस में डाल दिया जाएगा. अगर वो अपने लैंड को, कस्टमरी लैंड को यूज़ कर लेते हैं ऐसे, जिसको गवर्नमेंट बोल देगी अपना, तो अगर उनका कस्टमरी लैंड है तो भी उनके ऊपर पीनल प्रोविजंस लगा दिए जाएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई. अब एक नई कैटेगरी इंक्लूड की जाएगी प्रोडक्शन फॉरेस्ट की. ना देखो कितना बढ़िया बात बताया गया है, ये सब चीज़ें पता ही नहीं रहती हैं. एक प्रोडक्शन फॉरेस्ट की नई कैटेगरी ऐड की गई है. प्रोडक्शन फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट एरिया रहेगा जिसको प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिया जाएगा. प्रोडक्शन फॉरेस्ट वो एरिया है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा, जो कि कॉर्पोरेटाइज कर देंगे पूरे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को. दैट विल बी द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ दैट फॉरेस्ट एरिया. प्रोडक्शन फॉरेस्ट जो कैटेगरी है नई बनाई गई है, ये सारा दिख रहा है. सेक्शन 26 भी प्रपोज किया गया है जो अलाउ करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को टू सस्पेंड द राइट ऑफ पास्चर और कलेक्ट द फूड प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरली द आदिवासी कम्युनिटीज. ओके, दिस विल टेक अवे देयर लाइवलीहुड ऑफ द फॉरेस्ट डवेलर्स. आप देख सकते हैं पास्चर्स ही नहीं करने देंगे, कलेक्ट करने का राइट ले लिए, छीन लिया जाएगा, फूड नहीं कलेक्ट कर सकते. ओके, तो एक तरीके से लाइवलीहुड आपने उनकी ले ली. बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो उनके रिलेशन थे इन्वायरमेंट के, कस्टम से, ट्रेडिशंस थे, इनके साथ खिलवाड़ हो रही है बेसिकली. एंड दीज अमेंडमेंट्स विल सेंट्रलाइज द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट. बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा अपने हाथ में ले रही है, पूरा अपनी अनटेम्ड पावर्स का यूज़ कर रही है यहाँ पे, है ना. ये सारी चीज़ें हैं. एंड यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी माओइस्ट को कि वो इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज़ करें. एंड अगर वो इस तरह से यूज़ करते हैं तो फिर ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है. तो ये आपको दिखा कि कितना बढ़िया आर्टिकल था, कितनी सारी चीज़ें कैसे पता चल गई आपको, है ना. अब ये पेज इलेक्शन का है, या अगला भी पेज इलेक्शन का ही रहेगा, ये पेज भी इलेक्शन का ही है. ओके, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट. यहाँ पे कोई खास न्यूज़ नहीं है. यूक्रेन में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे एक कॉमेडियन वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है. अरे ये वेरी गुड आर्टिकल. नाउ दिस अगेन, ये जो आपको ऊपर ये फोटोग्राफ दिख रही है ना, आपने अगर इसको पढ़ लिया तो आपको 5-6 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को क्या टॉप रिस्क हैं, इंडियन इकोनॉमी को क्या टॉप रिस्क हैं. एक केयर रेटिंग सर्वे है, केयर रेटिंग्स आती हैं, CARE केयर रेटिंग्स आती हैं, उनका सर्वे हुआ. उसमें क्या क्या रिस्क है इंडियन इकोनॉमी को पहले वो देख लेते हैं. जो रिस्क है वो है स्लो डाउन इन द ग्लोबल ग्रोथ. पहला तो ग्लोबल ग्रोथ का स्लो डाउन. दूसरा लिक्विडिटी प्रेशर इन द बैंकिंग सिस्टम, लिक्विडिटी की समस्या जो हो रही है वो. थर्ड इलेक्शंस, देन राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, फिस्कल स्लिपेज, सबड्यूड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, मतलब इन्वेस्टमेंट सही से नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ प्रॉब्लम, ट्रेड वॉर्स एंड करेंसी वोलाटाइलिटी. करेंसी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, कभी ऊपर नीचे ये सब होती रहती है. तो ये सारे रीजंस अगर आपने याद कर लिए, देखो ये रीजंस नोट कर लो, लिख लो. मेंस में कभी भी कोई आंसर राइटिंग आए ना कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये सारे चैलेंजेस में भी हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, ये सारे आप ठीक भी करना चाहते हैं, ये लिख लेना. फिस्कल स्लिपेज से क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है. देखो फिस्कल स्लिपेज क्यों आ रही है. फिस्कल स्लिपेज का मतलब बेसिकली मैं बता देता हूँ. अगर आपने कोई चीज़ सोची कि 1000 रुपये में आ जाएगी पर वो 2000 रुपये में आती है, तो 1000 रुपये जो एक्स्ट्रा आपको लग गए ना, वो चीज़ हो गई फिस्कल स्लिपेज की. मतलब आपने सोचा था कि खर्चा इस महीने 10,000 होगा, लेकिन अगर उस महीने आपका 15,000 खर्चा होगा, तो जो बाकी का 5,000 एक्स्ट्रा हुआ है वो फिस्कल स्लिपेज कहलाता है. तो बेसिकली क्या रीजन है. लोन वेवर्स, सबसे पहला लोन वेवर्स, GST कलेक्शन कम हुआ है, सोशल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट से बहुत कम पैसा मिला है, नॉन टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, एंड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी डिक्रीज हुआ है. इस कारण से फिस्कल स्लिपेज आई है. रीजंस फिर से बता देता हूँ फिस्कल स्लिपेज के. देखो कितना बेहतरीन है, आपको सीधे क्वेश्चन मिला, आंसर मिल गया. व्हाट आर द रीजंस फॉर फिस्कल स्लिपेज. आंसर लोन वेवर्स, हायर सोशल एक्सपेंडिचर, लोअर GST कलेक्शन, लोअर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, लोअर नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड लोअर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. ये सारी चीजें आपको तुरंत मिल गई. अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द इश्यूज विद द बैंक्स क्रेडिट ग्रोथ. क्यों बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है, क्यों बैंक्स को समस्याएं हो रही हैं, रीजंस क्या क्या हैं, तुरंत आंसर मिलेगा. NPA ओवरहैंग, बहुत ज़्यादा NPA है, लिक्विडिटी प्रेशर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट पिकिंग अप, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, देन कैपिटल अवेलेबिलिटी इज लेस, हायर बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरे सोर्सेज से ज़्यादा बोरोइंग की जाती है लोगों द्वारा, एंड हायर इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है. तुरंत आपको इशूज विद बैंक समझ में आ गया. इन्फ्लेशन के ड्राइवर्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर इन्फ्लेशन. राइज इन क्रूड ऑयल प्राइजेस, एडवर्स मॉनसून, फिस्कल स्लिपेज, डिप्रिशिएटिंग रुपीज, हायर रिम्यूनरेटिव प्राइजेस टू द फार्मर्स वाया MSPs,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पे कमीशन रिकमेंडेशन, देखो क्या क्यों होगा, पे कमीशन का रिकमेंडेशन हुआ तो लोगों की सैलरी बढ़ गई, लोगों का कंजम्पशन बढ़ गया, लोगों की डिमांड बढ़ गई, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो तुरंत आपको तीन अलग अलग क्वेश्चंस के तीन आंसर, चार क्वेश्चंस के चार आंसर आपको मिल गए। वेरी इंपॉर्टेंट पेज, इस पेज को काट करके रख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना, सब चीजें है ना। वार्मिंग अप टू द हीट फ्रॉम द सन। अब बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई, एक हम यूज़ जो आजकल हो रहा है वो है सोलर फोटोवोल्टिक, है ना। सोलर फोटोवोल्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है अभी आजकल, एंड जिस चीज़ का यूज़ कम है और जिसका यूज़ बढ़ाना है वो है सोलर थर्मल, इसको बोलते हैं सोलर थर्मल। जो सोलर फोटोवोल्टिक है वो वर्क करता है फोटॉन्स में, मतलब फोटॉन जो होते हैं सन्स रेज में, दे नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक पैनल लगा होता है जिसको फोटोवोल्टिक पैनल बोलते हैं, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है बाय यूज ऑफ द सन की रेज में जो फोटोन होते हैं उनका यूज करके उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ किया जाता है। अब फिर क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको एक प्रॉपर वायरिंग के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू इसको निकाला जाता है, और हम सबको पता है कि जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, तो डायरेक्टली इसका यूज इस तरीके से किया जाता है। तो सोलर फोटोवोल्टिक देयरफॉर वर्क्स बेस्ट व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट रहेगी तो उसमें फोटॉन्स रहेंगे और वहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स नॉक ऑफ होंगे और उनको चैनल के थ्रू निकाल के उनको इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाएगा। सोलर थर्मल जो होता है बेसिकली, सोलर थर्मल क्या करता है, ये सन की हीट को काफ़ी कलेक्ट करता है, सन की हीट को कलेक्ट करता है एंड कंडक्ट इट टू वेयर इट इज़ नीडेड। सन की हीट को डायरेक्टली ट्रांसमिट करता है ये बेसिकली, जैसे कि आपको मसाले सुखाने हैं, फिश या वेट पेंट को सुखाना है, ये सारी चीज़ आपको करनी है, तो आप क्या करेंगे बेसिकली, आप यहाँ पे सोलर थर्मल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे पैनल नहीं होता, पैनल होता है फोटोवोल्टिक्स में, यहाँ पे कलेक्टर्स होते हैं, दे आर कलेक्टर्स और स्क्वायर मीटर्स में नापे जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोलर थर्मल। तो आपको दिख रहा होगा फोटोग्राफ, ये सोलर थर्मल का फोटोग्राफ है, याद रखिएगा। एंड इसका यूज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। यहाँ पे मैच हमने देखा, कल का बेहतरीन मैच था, चेन्नई ने काफ़ी ट्राई किया लेकिन आरसीबी जीत गया। सो वी कैन कम टू दिस पेज। चाइना ड्रॉज अप टाइटर रूल्स ऑन द ह्यूमन जीन एंड एम्ब्रियो ट्रायल्स। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिए हैं रूल्स को ऑन इन्वॉल्विंग द ह्यूमन जीन्स एंड एम्ब्रियोज, एंड दिस इज द फर्स्ट सच मूव सिंस चाइनीज साइंटिस्ट स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी। लास्ट टाइम हमको पता है कि जीन एडिटेड बेबीज़ का हमने बहुत बार नाम सुना, इसका नाम याद रखिएगा इस बंदे का, ये जियानकुई, ही इज़ द फर्स्ट वन टू, मतलब जिसने कि जीन एडिटेड बेबी बना दिए, ही जियानकुई, इसको डिज़ाइनर बेबी भी कहा जाता है, ही जियानकुई, उसके याद रखिएगा। क्रिस्पर कैस9 की टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, जो कैस9 है वो एंजाइम है जो कि कट करता है, डीएनए मॉडिफाई कर दिया गया है ट्विन गर्ल्स का, इसने नवंबर में किया था ऐसा, ही जियानकुई, तो ये याद रखिएगा। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।